हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ एंड इन योर स्टडीज। फ्रेंड, आज देखिए हम पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। हमने लास्ट क्लास में हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा था। हमने क्वांटम नंबर के जो भी क्वांटम नंबर्स होते हैं चारों तरह के, वो क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। ठीक है, उससे पहले हमने कुछ बेसिक्स जाने थे भाई, एटम क्या होता है ना। एटम किससे बना होता है, एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ओके, उसके बाद हमने ऑर्बिटल जाने थे, जहां पर ऑर्बिटल, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे चार तरह के क्वांटम नंबर्स डिस्कस किए थे। उसके अंदर हमने देखा था चार तरह के क्वांटम होते हैं, क्वांटम नंबर होते हैं। एक होता है पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ वन था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। अब हम आगे डिस्कस करें यहाँ पर, तो यहाँ पे एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा था। ओके, तो हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा था एन। एन को किससे बोला था हमने, इसको बोला था हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा देखा था एल, जो था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी प्रिंसिपल एजीमुथल, सॉरी। उसके बाद था एम, जो था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ वन था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये थे हमारे चार क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल एन था, एन जो था उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एन वो हमारी शेल को रिप्रेजेंट कर रहा था। एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, एल रिप्रेजेंट कर रहा था हमारी शब्द शेल को। ठीक है, जैसे कि एस पी डी एफ, शेल कौन सी होगी, उनका नाम दिया था एल एम एन, के एल एम एन, है ना। और यहाँ पर हमारी शब्द शेल थी एल, जो हमने रिप्रेजेंट करी थी शब्द शेल एस पी डी एफ से। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, ऑर्बिटल्स से। ठीक है, ऑर्बिटल्स से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, एम एल भी बोलते हैं इसको, एम एल। ठीक है, और उसके बाद हमने लास्ट वाला देखा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने स्पिन क्वांटम नंबर, उसको एम एस भी बोलते हैं और एस भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही बोलते हैं। ठीक है, ये हमने इसको स्टडी करी थी। तो एन की वैल्यू जो स्टार्ट होती है बेटा, एन की वैल्यू स्टार्ट हुई थी हमारी किससे, 1 से, 2 से, 3 से 4 तक। ठीक है, ये हमारी एन की वैल्यू थी। इनको हम के एल एम और एन से भी जानते हैं। ठीक है, और जो एल था हमारे, एल की वैल्यू जो थी हमारी, वो क्या थी हमारी, वो एल की वैल्यू थी हमारी 0 से स्टार्ट थी, 0 1 2 3। इसको एस पी डी और एफ से बोला गया था। ठीक है, उसके बाद हमने ऑर्बिटल्स पढ़े थे। तो ऑर्बिटल्स के कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे हमारे, ऑर्बिटल्स थे हमारे -L2 + L। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या थी, इसके लिए 0 थी, इसके लिए क्या थी -1 0 और +1, और इसके लिए क्या थी, इसके लिए थी हमारी -2 -1 0 +1 +2। इसके लिए क्या थी, इसके लिए थी -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ये हमारी वैल्यू थी। और मैग्नेटिक स्पिन के नंबर क्या थे हमारे यहाँ पे, स्पिन, तो स्पिन क्या होगा, एक तो अपोजिट आएगा, एक -1/2 आएगा, एक 1/2 आएगा। ठीक है, ये हमने चीज वहां पे पढ़ ली थी, सबके लिए होगा। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स जो थे कितने बने थे इसके अंदर एक ऑर्बिटल, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स, इसके अंदर 7 ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमारे ऑर्बिटल्स निकल के आ गए थे। ठीक है, ये हमारे ऑर्बिटल्स है। उसके बाद हमने इसके अंदर देखे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसके अंदर, तो ये था 2n²। इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, पहले वाले के अंदर हमारे पास 1 कितने, तो ये 2 आ जाएंगे। ठीक, इसके अंदर 3 के अंदर कितने आ जाएंगे, इसके अंदर 6 आ जाएंगे, इसके अंदर 10 आ जाएंगे, और इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे सेम ही होगा, -1/2, 1 + 1/2 इलेक्ट्रॉन्स
स्पिन इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। इतना स्टडी हमने कर दिया था। आपको अगर ये टेबल बनाने आ गई है तो आपके जो ये भी क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें इसके आगे, हमने कुछ यहाँ पर डिस्कशन किया था कि हमने यहाँ पर एस को किससे रिप्रेजेंट किया था। एस को हमने सिंपल सर्कल से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, स्फीयर से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। ये इस तरह का स्फीयर था, उसको रिप्रेजेंट किया था। ये अनडायरेक्शनल होता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जाके ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। इसको एक्स दे दें, इसको वाई दे दें, इसको जेड डायरेक्शन दे दें। इसके बाद पी की हम बात करें तो हमने पी के अंदर क्या बात करी थी, हमने यहाँ पर पी के अंदर बात करी थी भाई, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ये पी था। तो इसके अंदर अगर एक्स डायरेक्शन में बात करें तो एक्स के अंदर ये कुछ इस तरह से बन गया था। ऐसे ही वाई के अंदर बात करेंगे, ठीक है, तो y के अंदर बात करेंगे तो ये y डायरेक्शन में ये बन गया, और z के अंदर बात करेंगे z डायरेक्शन में ये बन गया था, ठीक है, ये z डायरेक्शन में बन गया, ठीक है। तो पी एक्स वाई, इसको बोला था पी एक्स, इसको पी वाई, और इसको बोला था पी जेड, ठीक है। इसकी वैल्यू पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यू इसी को रिप्रेजेंट कर रही है -1 0 +1 को, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि -1 ही पी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, 0 को भी पी एक्स रिप्रेजेंट कर सकता है और +1 को भी पी एक्स रिप्रेजेंट कर सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि -1 वाला ही पी एक्स होगा, ठीक है। जिसको अपन उल्टा भी सकते हैं, इसको भी पी एक्स बोल सकते हैं, इसको पी जेड भी बोल सकते हैं, इसको पी वाई बोल सकते हैं, है ना। ऐसा कोई कंफ्यूजन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि भैया यहाँ पर बस ये पी एक्स -1 वाला ही है तो पी एक्स -1 वाला ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चेंज हो सकते हैं, ओके। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर डी के लिए, देख डी के लिए हम नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए डी के लिए हमारे पास जो था, हमने यहाँ पर इसके 3 तरीके बोले थे, इसके अंदर 5 बनेंगे। एक तो डी एक्स वाई बनेगा, एक क्या बनेगा, एक बनेगा डी वाई जेड, एक बनेगा डी जेड एक्स, ठीक है। ये कहाँ थे, ये बिटवीन द एक्सिस था। और ये क्या था दूसरा, ये दूसरे और भी बनेंगे यहाँ पर, वो बनेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, और क्या बनेगा डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और एक बनेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ये अलोंग द एक्सिस, कहाँ बनेंगे, अलोंग द एक्सिस बनेंगे, ओके। ये हमारे कहाँ बन रहे हैं बेटा, ये अलोंग द एक्सिस बन रहे हैं, ओके माय डियर स्टूडेंट। यू आर एबल टू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग हियर, ओके। यहाँ पे समझ आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, पर जो डी वाई, अब इसको डी एक्स वाई को ड्रॉ करें बिटवीन द एक्सिस वाला हम, तो डी एक्स वाई ये एक्स प्लेन मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। ये ठीक है, थोड़ा राइटिंग को नजरअंदाज करना, ठीक है। राइटिंग अब यार सेट होने में टाइम लगता है इस चीज़ पे। ये डी एक्स वाई बन गया, ऐसे ही डी वाई जेड बनाए हम, तो ये वाई प्लेन मान लेंगे, उसको जेड बोल देते हैं, ठीक है। ये डी वाई जेड बन गया, ठीक है, थोड़ा बनाया अच्छा उससे पहले से। ये डी जेड एक्स मान लो, एक्स जेड मान लो, बात एक ही है, ठीक है। ये अब बिटवीन द एक्सिस बन गए, ठीक है। ये बन गए हमारे तीनों के तीनों, ये और ये, ठीक है। अब हम बात करें जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाए हम, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे बनेगा यहाँ पर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस के ऊपर ही बनेगी ये, तो ये बन गया एक्स और वाई, ठीक है। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया है, ठीक है। अब हमने देखे यहाँ पर ये जो थे ना डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसके अंदर जेड की टर्म ज़्यादा आ रही थी, तो इसी से क्या बना, इसी से बना हमारा डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर कैसे बना इससे, देखिए यहाँ पर हम देखें इसके लिए, तो डी जेड स्क्वायर कैसे बना इसके लिए, तो डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की बात करें तो डी वाई स्क्वायर, ठीक है, एक तो ये बना, ठीक है, एक ये बना,
ठीक है। अब ये बना हमारे डबल डंबल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डबल डंबल नहीं है, ठीक है, सब में डबल डंबल यूज कर रहे हैं। डी वाई, ये वाई होगा और जेड हो गया, ठीक है, सॉरी ऊपर वाले को जेड मानते हैं, ऊपर वाला जेड हो गया, ये वाई हो गया, इसको जेड हो गया और ये एक्स हो गया, ठीक है। अब इन दोनों से क्या हुआ, इन दोनों को जब एडअप किया, ठीक है, तो देखिए आपने देखा होगा जब दो वेव्स है, वेव्स एक तरह की है ना, ओके, वेव्स है, वेव्स को हमने जोड़ा तो क्या होगी, वेव ऊपर उठ जाएगी, मतलब इसके अंदर एडअप हो गए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इससे ये एडअप हो गए तो ये यहाँ पर कुछ इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बना, ये ऊंचे हो गए यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा मानो ये ऊपर हो गया और यहाँ पर क्या बन गया, ये छोटे जो डी एक्स और डी वाई आ रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह से बन गए यहाँ पर, ठीक है। तो डी जेड वाले ने सबसे ज्यादा बना लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी जेड स्क्वायर उन्होंने इस तरह से बना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, और एक ऊपर नीचे में पाई जा रही है, तो इसी से मिलके इन्होंने क्या बनाया, इसी ने इससे मिलके बनाया डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर बनाया कैसे, डी जेड स्क्वायर बन गया हमारा, ठीक है, एक सर्किल दिखाते हैं यहाँ पर, इस सर्किल के अंदर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाए जाने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो इसी को बोला जाता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। डी जेड स्क्वायर पहले मतलब अगर डी जेड स्क्वायर बनाया तो वो किससे बनाया, वो इससे बनाया डी टू जेड स्क्वायर माइनस, ये था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, टू डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ये। तो टू डी जेड स्क्वायर यहाँ पर हम पूरा लिखने की बजाय हम यहाँ पर टू की प्रोबेबिलिटी, टू जेड स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हमने इसको डी जेड स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट किया, ओके, इसलिए हमने इसको डी क्या बनाया, डी जेड स्क्वायर, इस तरह से हमारा डी जेड स्क्वायर बना, ओके। ये हमारा हो गया डी एक्सिस के जितने प्लेन्स थे वो सारे बन चुके हैं, ठीक है, ये सारे कंप्लीट हो गए, ओके। अब हमारे पास बचता है कौन सा, इसका ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन इन्हीं को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं, इनको क्या ओरिएंटेशन बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इनका ओरिएंटेशन है डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे एक पहला जो हमारा एस है उसका ओरिएंटेशन एक तरह से हो सकता है, हमारा दूसरा जो है पी उसका ओरिएंटेशन 3 तरह से हो सकता है, हमारा जो डी है उसका 5 तरह से, और हमारा 7 जो है, सॉरी एफ जो है उसको 7 बेस से हमारा क्या उसका ओरिएंटेशन हो सकता है। पर अब हम यहाँ पर एफ को नहीं पढ़ते क्योंकि हमारा एनसीईआरटी बेस में नहीं है, ना आईआईटी में है, ना मेंस में है, ठीक है, बस यहाँ एसपीडी तक ही है, ठीक है। अभी आप बीएससी एमएससी करते हो तो वहां पर एफ वाला आता है, ओके, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो इसके बाद हमने आगे बात करें यहाँ पर, देखो हमने कुछ स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था, स्पिन क्वांटम नंबर में हमेशा आपको ध्यान देना है, जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो अपोजिट होगा हमेशा स्पिन क्वांटम नंबर में, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर में हमेशा वो अपोजिट होगा। अगर उनको एक साथ ले लिया जाए तो उनका क्या होगा, एक साथ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक साथ एडिट हो जाएगी और सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं इसको स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखो क्या पढ़ा गया कि भाई जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसको हमेशा अपोजिट लिया गया, अगर हम एक साथ ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड एडिट होने के कारण सिस्टम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक है। वही हम बात करें यहाँ पर तो ये क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, एक दूसरे को क्या कर देगी, एक अपोजिट डायरेक्शन में, और एक दोनों ही एक दूसरे के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, जो दोनों ही अपोजिट, ये है पेन, एक पेन की टिप इधर है, इसको मैं खोल देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो क्या होगी, जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो, ये इधर जाएगी, ठीक है। अब इसकी निप इधर आ रही है और ये इधर जाएगी, ठीक है, इस तरह से जाएगी, तो क्या कर रही है, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर रही है, ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है इस तरह से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, एक दूसरे से मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, कैंसिल्ड आउट, इस वजह से क्या होता है, सिस्टम स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको अपोजिट स्पिन में इसको रखा जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पिन क्वांटम नंबर के लिए कुछ बोला था कि व्हाइल मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। द स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। what I am telling here, spin quantum number represent the direction of the electron. Okay, the board rotate in opposite direction, and one was on clockwise direction and another one in anti-clockwise direction. Okay, सो यहाँ पे बात करें स्पिन इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है अपनी ओवन एक्सिस पे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। दे आर पॉसिबल वैल्यूज जो है हमारे पास, पॉसिबल वैल्यूज जो स्पिन क्वांटम नंबर की 1/2 और -1/2 ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी हमारी और वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, एक स्पिन अप दिखाता है और एक क्या बताना है, एक स्पिन अप बता रहा है और एक स्पिन अप, और एक क्या बता रहा है, स्पिन डाउन बता रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम बात करें आगे, तो हमने यहाँ पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है यहाँ पर, इसके ऊपर बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने यहाँ पर हमें बताया कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर पॉली ने बोला कि भैया, पॉली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि भाई नो टू इलेक्ट्रॉन्स, भाई ना दो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, जो दो एटम, जो एक एटम होगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो सेट्स बनेगा एन एल एम और एस का, वो कभी भी सेम नहीं होगा। भाई किसी घर का एड्रेस बताना है, हमने क्या बताया, क्वांटम यहाँ पर एटम का, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसका पूरा एड्रेस जानने के लिए हमने यहाँ पर 4 क्वांटम नंबर पढ़े, एन एल एम और एस। पर एक, जैसे कि अब यहाँ पर राम और श्याम 2 जने हैं, ठीक है, जुड़वा है दोनों के दोनों, तो दोनों राम श्याम जुड़वा दोनों भाई है। ठीक है, अब उसका क्या हो सकता है, जैसे कि आप दोनों जुड़वा भाई हो, ठीक है, मैं और आप जुड़वा भाई मान लेते हैं, राम और श्याम मान लेते हैं हम नाम यहाँ पर। अब आप ध्यान से सुनना कि हम एक ही घर में रहते होंगे ऑब्वियसली, तो हमारी एक सिटी होगी। सबसे पहले बात करें एन की, तो एन क्या होगा, एक राजस्थान में रहते हैं हम। ठीक है, एल हो गया हमारा कि हम कोटा सिटी के अंदर रहते हैं, एम होता है हम तलवंडी के अंदर रहते हैं, और एस हो गया हमारा घर हो गया। अब एस के अंदर हम जो दोनों रहते हैं, तो हमारी शक्ल तो सेम है, बट हमारी शक्ल सेम होने के बाद हमारा कुछ ना कुछ तो यहाँ पर डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। हम दोनों के शान, शक्ल वगैरह सब कुछ सेम है, बॉडी पूरी सेम है, पर एस मतलब यहाँ पर जो स्पिन होगा वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब आपका नाम राम है तो मेरा नाम क्या है, श्याम है, मेरा नाम राम है तो आपका नाम क्या होगा, श्याम होगा। तो इसमें यही बोला कि दो इलेक्ट्रॉन का, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम। जब एक एटम होगा तो एटम के अंदर जो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उन दोनों का सेट कभी भी सेम नहीं होगा, क्वांटम नंबर जो सेट होगा वो कभी भी सेम नहीं होगा। तो ये बोला कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। दैट मीन्स, जैसे हम यहाँ पे इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में ही बात करें तो 2px है। ठीक है, अब 2px यहाँ पे बात करते हैं, इसको px py और pz होता है, इसमें देखा अभी, इसको -1, इसको 0 और +1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 2 एटम हमने यहाँ भरे, तो ये अपोजिट स्पिन में भरे, तो इसकी n की वैल्यू बात करें तो कितनी, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, L की बात करें तो px क्या बता रहा है, L को बता रहा है, px क्या बता रहा है, हम L की वैल्यू, px के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, n L हो गया, m हो गया हमारा, m क्या हो गया, अब m की वैल्यू यहाँ से हो गई -1 px के लिए। ठीक है, अब वहीं हम इसके लिए लिखें n इक्वल्स टू 2, वापस से px के लिए l इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, या -1 ले लें। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्पिन की वैल्यू होगी ना, एक के लिए क्या होगी, -1/2, और एक की वैल्यू क्या होगी, एक के लिए होगी +1/2। तो इसी को मैंने आपको पूरा खोल के बता दिया कि भाई ये 2px क्या रिप्रेजेंट करता है। 2px हमारे को ये रिप्रेजेंट करता है, ये n की वैल्यू 2 होती है, l की वैल्यू यहाँ से 1 होती है। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पर 2px के लिए m की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो -1 ले ली, और s की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक के लिए एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक के लिए होगी -1/2 और एक के लिए होगी हमारे +1/2।
ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट रहना चाहिए, मतलब सेम सेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो यही बोला है ना पॉली ने कि भाई ये एक एटम होता है, उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होती हैं उनका पूरा 4 क्वांटम नंबर की साइड की वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। दैट मीन एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, कि भाई इसका मतलब क्या बोला कि ऑर्बिटल के अंदर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं होते हैं, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 क्वांटम नंबर, वो क्या होते हैं, 3 क्वांटम नंबर होते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये एक ऑर्बिटल होगी, ठीक है, ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। और बोल रहा 3 क्वांटम नंबर, जो 3 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक, एट द मोस्ट मे बी सेम बट द फोर्थ मस्ट बी डिफरेंट। क्या बोल रहा है कि ये अगर सेम हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकता है सेम, एजीमुथल हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, बट एट मोस्ट में बी सेम बट द फोर्थ मस्ट बी डिफरेंट। जो फोर्थ वाला होगा यानी कि स्पिन वाला होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। दैट मीन द स्पिन मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। का मतलब क्या हो गया, स्पिन क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। तो यही बोला था पॉली ने, क्या, चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, एक और एग्जांपल है जैसे 3dxy, और एक ले लें 3dyz के लिए। तो इसके लिए हम n की वैल्यू रखें तो कितनी आ रही, 3 आ रही है, ठीक है, n की वैल्यू 3 आ गई। l की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, d के लिए 2 आ रही है, ठीक है। m के लिए यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू आ रही है यहाँ पर d के लिए होती है, हमने यहाँ पर ले लें, कुछ भी ले लो, -1 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पिन की वैल्यू होगी हमारे +1/2, ये आ गई +1/2। अगर n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे l की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे हम बात करें m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर s की वैल्यू 1/2 है, +1/2 है, तो m की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए। तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, m की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी +1, ठीक है। तो यहाँ पर 3dxy के लिए हमने क्या ले ली, -1 ले ली m की वैल्यू, और 3dyz के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या ले ली, +1। तो ये वैल्यू चल सकती है, पर ऐसा नहीं है कि आप चारों ही सेम रख दो, ठीक है, ये वैल्यू चलेगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्पिन वाले को ही सेम रखना है, स्पिन वाले को ही अपोजिट डायरेक्शन में रखना है या फिर उसकी वैल्यू चेंज करनी है, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है। मतलब आप यहाँ पर इसकी m की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, 3dyz के लिए अगर बोल रहा है और 3dxy के लिए बोल रहा है। अगर सिंगल के लिए पूछा होता है ना, 3dxy के लिए 2 वैल्यू लिखो, इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 के लिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे इसके लिए n = 3, l = 2, m = -1, पर s = क्या लिखते हैं, -1/2। तो यही बोला था पॉली ने, ओके। हम आगे बात करें यहाँ पर, इसके बाद हम बात करते हैं अगला रूल की। तो अवबाव है, अवबाव क्या है, कि अवबाव कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। अवबाव क्या है, अवबाव एक जर्मन वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, मतलब बिल्डिंग अप करना किसी चीज का। इसने क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड किया गया वेरियस ऑर्बिटल्स के अंदर इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, किसके फॉर्म में, इंक्रीजिंग एनर्जी की फॉर्म में। बिल्कुल बात को ध्यान रखना कि अवबाव पहले तो साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं कि अवबाव एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये रूल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अवबाव क्या है, जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि बिल्डिंग अप करना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन वेरियस ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड अप किया गया वेरियस ऑर्बिटल्स के अंदर, वो किस फॉर्म में किया गया, इंक्रीजिंग एनर्जी की फॉर्म में बिल्ड अप किया। एंड ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट। पर इन्होंने क्या बोला कि जो ऑर्बिटल है लोवेस्ट एनर्जी वाला, उसको पहले फिल किया गया, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है। इसको n+l रूल से भरा जाता है, ठीक है। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल समझते हैं, देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। भाई यहाँ पे हम एग्जाम्पल की आवाज़ सुन सकते हैं। भाई आपका बर्थडे, ठीक है, आपका बर्थडे या फिर आपका दोस्त का, ठीक है, किसी का भी मान लें बर्थडे है, ठीक है। भाई एक का बर्थडे है, अब वो है एमएलए का बेटा। अब एमएलए का बेटा है तो भैया उसके पास है बेशुमार पैसा। अब वो पढ़ता है स्कूल के अंदर, अब स्कूल के अंदर पढ़ता है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, पूरे स्कूल को क्या देगा, टॉफी देता है। वो छोटे बच्चे होते हैं, हम जब 5वीं 7वीं में 8वीं में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम क्लास में जाते थे, बिल्कुल 5वीं 6वीं 7वीं, आपने जब भी क्लास में होंगे तो क्या करते थे, अपनी क्लास को तो पूरी क्लास को तो क्या करते थे, पूरी क्लास को टॉफी बांटते थे, और हर क्लास में जाके
क्लास टीचर्स जो होती थी वहाँ पर, या फिर कोई फैकल्टी वहाँ पर है, या फिर एडुकेटर है, या फिर ट्यूटर है, वो वहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप क्या करते थे, उनको टॉफी जाकर देते हैं। ठीक है, पर आप क्या एमएलए के बेटे, तो आप क्या करोगे, वहाँ जाकर सारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सभी को टॉफी दोगे। ठीक है, अब आप नहीं गए, ठीक है, अब आपको क्या करोगे, आप सबसे पहले छोटी क्लास में जाओगे या फिर बड़ी क्लास में जाओगे सबसे पहले टॉफी देने। ठीक है, जहाँ पर स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा दिखेगी सबसे पहले वहाँ पर जाओगे। देखो जो टीचर भी होगा ना, टीचर भी क्या बोलेगा आपको, कि टीचर बोलेगा सबसे पहले छोटी क्लास के बच्चों को टॉफी दो। क्यों, अगर बड़ी क्लास के बच्चों को टॉफी पहले दे दोगे तो बड़ी क्लास के बच्चों को बड़ी क्लास के बच्चों के जो हाथ में जो टॉफी देखेंगे छोटे बच्चे, तो क्या बोलेंगे, वो रोने लग जाएंगे। ठीक है, आप देखा हो घर के अंदर ही आप देख सकते हो कि आपका बड़े भाई हो और आप छोटी बहन हो, या फिर आप छोटे हो और आपके बड़े भाई हो, कोई यंगर ब्रदर हो। ठीक है, तो आप खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर बड़े भाई के पास टॉफी है और आपको नहीं मिली तो आप क्या कर रहे हो, रोने लग जाते हो कि मुझे भी टॉफी चाहिए, मुझे भी टॉफी चाहिए। तो यहाँ पर भी इसी तरह से अफवाहों ने रूल बनाया कि बिल्कुल 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 बेसिक से बात कर रहे हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक चीज़ को पढ़ना है हमें। ठीक है, बेसिक से बात कर रहे हैं, क्योंकि भूलना नहीं है कि एक एक चीज़ जरूरी है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अगर हम सब कुछ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर से कॉन्फ़िगरेशन निकालना, सब कुछ बेसिक चीज़ें समझ जाएंगे ना, तो आगे जाके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना बहुत आसान हो जाएगी। अब वहाँ पर हमें बार बार ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भैया हमने ऐसा पढ़ाया था, आपके फिजिकल के अंदर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बात करें तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि भाई छोटी क्लास में सबसे पहले बढ़ेगा, जिसकी इंक्रीजिंग क्या होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी, वहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे पहले आएगी। तो आप क्या करोगे, पहले नर्सरी एलकेजी एचकेजी में जाके टॉफी बांटोगे। ठीक है, तो आपके पास दो टॉफी, तो दो टॉफी आपने क्या करा, डिफरेंट कलर की, एक है पिंक कलर की, एक है येलो कलर की। ठीक है, दो रैपर वाली टॉफी। तो यहाँ पे आप जाके बांटोगे, तो यहाँ पर जब इसको बच्चों को दोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सेम जो टॉफी होगी सेम कलर की, येलो येलो होगी तो येलो 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 पहले बांट दोगे छोटी छोटी क्लास में। फिर बड़ो फिर धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड थर्ड में आओगे, फोर्थ में आओगे, फिफ्थ में आओगे, तहाँ तक आपकी छोटी वाली येलो वाली टॉफी है वो खत्म हो जाएगी। फिर पिंक वाली आप बांटना करोगे, फिफ्थ क्लास से लेकर 12th क्लास तक आप क्या करोगे, पिंक वाली यहाँ पर दोगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ आपने, यहाँ पर 1s, यानी कि n और l की बात करें तो 1s। अब यहाँ पर एन एल रूल लगाया, तो यहाँ पर 2s 2p 3s 3p इस तरह से भरा। इस तरह से क्यों भरा, जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू बात करें तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, s की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, 2s की वैल्यू बात करें तो 2 के 2 प्लस 0। ठीक है, ये होगी 2 प्लस 1, ये होगी 3 प्लस 0। ठीक है, ये होगी 3 प्लस 1 3p के लिए। अब ये होगी 4s होगी। ठीक है, 4s के बाद 4 प्लस 0। ठीक है, ये हो गया हमारा 3d 3d। ठीक है, 3 प्लस 2। अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे n की वैल्यू कहीं जाके n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, ये कितनी आ रही है, यहाँ पर ये आ रही 1, ये आ रही 2, ये आ रही 3, ये आ रही 3, ये आ रही 4, ये आ रही 4। ठीक है, ये आ रही 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम तो इसको भरने का तरीका क्या होता है, n प्लस एल रूल का। भाई जहाँ पर छोटी है, ठीक है, वो तो छोटी रहेगी भाई, उसको सबसे पहले भरा जाएगा। ठीक है, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है इसको, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी बढ़ जाएगी, 1s बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2s बढ़ जाएगी, 2 आ रही है इसकी वैल्यू, n प्लस एल रूल की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2p और 3s, 2p और 3s के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, जहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई है। अब सेम वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जिसकी n की वैल्यू कम है, ठीक है, उसको क्या करना हमने पहले भर दिया। ठीक है, जिसकी n की वैल्यू क्या है, कम है, उसको पहले भर दिया, और उसके बाद क्या बना हमने n प्लस एल वाला, जिसकी वैल्यू ज़्यादा थी उसको भर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वापिस सेम आ गई 4 और 3 4। तो पहले क्या हमने भरा, पहले जिसकी वैल्यू कम थी उसको हमने पहले भर दिया, और 4 n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसको पहले भर दिया, और उसके बाद हमने किसको भरा, 4 को भरा। ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा है, वो ज़्यादा है उसको क्या, ज़्यादा वाली को हमने क्या करा, बाद में भरा। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू कम है उसको पहले भर देंगे हम यहाँ पर,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा जमा रहे हैं, इस कारण बोलते हैं। यहाँ पे हम बोलता तो ये है कि जिसकी 4 n की वैल्यू ज़्यादा है उसको पहले भरा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 4 की वैल्यू ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है 3 से, ठीक है। तो पहले इसको भरे जाएंगे। इसकी प्रायोरिटी देखिए ना, यहाँ पे तो उल्टा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है मैंने इसको। आपको तो ध्यान ऐसे रखना है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अब यहाँ पे देखो 3 और 2, तो जिसकी प्रायोरिटी वो ज़्यादा हो जाएगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, पर वैल्यू के नीचे n प्लस एल की 3 है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी पहले किसको दी जाएगी, जिसकी n की वैल्यू सेम आ जाती है। उस कंडीशन में n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है, तो जिसकी वैल्यू n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके अंदर भी देखें हम, यहाँ पे इससे 4 वाला है तो ऑलरेडी ज़्यादा हो गया। अब 4s और 3p के अंदर देखें तो 4 की वैल्यू ज़्यादा है 3 से, तो 4 की प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, फिर उसको इस तरह से भरा जाएगा, ठीक है। अब तो 5 तो ऑलरेडी है बड़ा, ठीक है। तो ये अब्बाओं ने बताया था भाई, जिसकी n की वैल्यू यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है उसको पहले प्रायोरिटी, उसको वो ज़्यादा बड़ा होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। पर जब सेम आ जाए तो सेम में n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे देखें n प्लस रूल क्या बोलता है। n प्लस रूल ये बोला था, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कैन बी रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ n प्लस एल रूल। मतलब क्या बोला, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ जो एनर्जीज का है वो वेरियस सबशेल्स का, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए किससे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, n प्लस एल रूल से प्रेडिक्ट किया जाता है, जा सकता है ना, विद द हेल्प ऑफ n प्लस एल रूल। तो सबशेल विद लोअर एनर्जी वैल्यू ऑफ n प्लस एल वैल्यू है लोअर एनर्जी। तो क्या बोला कि जो सबशेल की वैल्यू लोअर वैल्यू है n प्लस एल की है और लोअर एनर्जी में और फील्ड फर्स्ट, उसको क्या पहले भरा जाएगा। जैसे 3D है 4s है, तो n प्लस एल की वैल्यू देखें तो n प्लस एल क्या होगा, 3 प्लस 2 5 हो गया। यहाँ पे हो गया n प्लस एल मतलब 4 प्लस 0 4s हो गया। तो यहाँ पे n प्लस एल 3D इज मोर, क्या होगी, 3D की वैल्यू ज़्यादा है 5 है और इसकी वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ पे 3D इज मोर देन 4s, देन 4s विल बी फिल्ड बिफोर 3D। मतलब जो n प्लस एल की वैल्यू ऐसे ज़्यादा आ रही है, 5 की वैल्यू है ज़्यादा है 4 से, तो 5 को तो पहले भरा ही जाएगा। ये तो पहली कंडीशन होगी, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको क्या माना जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, n प्लस एल ऑफ 3D इज मोर, 3D की वैल्यू क्या है ज़्यादा है, देन 4s बिफोर, तो 4s विल बी फिल्ड बिफोर 3D, 3D से पहले उसको भरा जाएगा, ठीक है। बट हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, इफ टू सबशेल हैज सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल इन, मतलब सेम वैल्यू है, ध्यान रखना यहाँ पे सेम वैल्यू आ गई, देन द सबशेल विद लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी। जो बोला कि जिसकी वैल्यू n की वैल्यू लोअर होगी उसकी क्या होगी, एनर्जी लोअर शुड बी फिल्ड फर्स्ट, उसकी वैल्यू पहली भरी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 3D जो था n प्लस एल वाला, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, ये 5 हो गया। ये 4p के लिए n प्लस एल क्या होगा, 4 प्लस 1 ये हो गया 5। तो 3D की वैल्यू पहले भरी जाएगी, ठीक है। क्या बोला था मैंने इधर कि भाई 3D की वैल्यू पहले भरी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी 3 की वैल्यू कम, जिनकी वैल्यू ज़्यादा, 3D की वैल्यू कम है तो 3D पहले भरा जाएगा, फिर 4p भरा जाएगा, ठीक है। तो यही तो बात कर रहे थे हम, 3D पहले भरा गया 4p से। तो हम दिखेंगे अपने वेरिएबल टेबल, तो इसे जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3D को पहले भरेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा n प्लस एल रूल, ठीक है। अभी दो रूल यहाँ पे ध्यान रखना है कि n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा हो तो उसको पहले भरा जाएगा, और जिसकी वैल्यू n प्लस एल में सेम आ जाती है तो जिसकी वैल्यू कम होगी उसको पहले भर देंगे, फिर 4p वाला भरेंगे, ओके। तो यहाँ पे इसको मेमोरी मैप को इस तरह से याद रखना होता है, आप वो सब भूल जाओ, ठीक है। आप धीरे 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 जब सीख जाओगे, यह भी पहले पहले होता है जब स्टार्टिंग में सीखना होता है इसे। देखिए यहाँ पर हम जो बढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन सा बढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं 1s वाला, ठीक है। 1s भरेंगे, फिर 2s भरेंगे, 2s भरा यहाँ पे देख पा रहे हो आप। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इस तरह से 2p भरेगा, फिर यहाँ पे 3s भरेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से हम बात करें 3p भरेगा, फिर 4s भरेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3d होगा, फिर 4p आएगा, फिर कौन सा आएगा 5s आएगा, ठीक है। 5s के बाद 4d आएगा, 5p आएगा, 6s आएगा, ठीक है। उसके आगे की बात क्या चलेगा, 4f आएगा, 5d आएगा, 6p आएगा, फिर 5f आएगा, ठीक है। वो चीज़ समझ नहीं आया आपको, जितना भी समझ नहीं आया तो ये मेमोरी में बना लो। 1 से 6 इनको पहले s वालों को लिख दो, फिर यहाँ से 2 से लेके 6p यहाँ तक लिख दो,
फिर 3D से 4D तक 5D तक इसको लिख लो, और उसके बाद 4F से 5F तक इसको लिख लो। इतने से वो आप ध्यान रखोगे तो इतने में तो आपकी पीरियोडिक टेबल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, फिलअप हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो समझ नहीं आती तो ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ओके व्हाट आई एम सेइंग। अब हम बात करें लास्ट, ये है हमारा हंड्स रूल इलेक्ट्रॉन को भरने का। देखिए हंड्स रूल क्या था यहाँ पर, हंड्स रूल ने आया यहाँ पर, तो हंड्स रूल ने बोला कि नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक प्लेस इन द ऑर्बिटर इन अ सबशेल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड बाय। ठीक है भाई, इसने क्या बोला कि भाई जब तक एक एटम है, ठीक है, एटम के अंदर जब ऑर्बिटल भरे जाएगी, जैसे पी के लिए भर रहे हैं, ठीक है, तो पी के अंदर सबसे पहले एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर दूसरा भरा जाएगा, फिर तीसरा भरेगा। ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, मतलब कि जैसे कि आपने यहाँ पे बात करी इसकी, तो इलेक्ट्रॉन की पेयर नहीं होगी, ऐसा नहीं आपने इस तरह से इसको बना के रख दिया। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, तो नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी ना सबशेल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड, जब तक कि हर ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन जब तक भर नहीं जाता, जब तक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता तब तक ऑर्बिटल की क्या होगी, पेयरिंग नहीं होगी। तो अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इसके बाद हम इसको पेयरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से इस तरह से इसको पेयरिंग किया जा सकता है। वन इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, क्या बोला कि वन इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ऑब्जर्व टू बी मोर स्टेबल। क्या बोल रहा है कि वन इलेक्ट्रॉन जो होगा पैरेलल स्पिन के अंदर, वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा ना, जो ऑर्बिटल वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे हम इतना कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, बल्कि हाफ फील्ड जो होगा ना और जो फुल फील्ड होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है P3 कौन कौन सा होंगे, P3 हो गया, P6 हो गया, D5 हो गया, D10 हो गया, F7 हो गया। ठीक है, तो P3 P6 D5 D10 F7 और F14 का जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख पा रहे हो, ये ज़्यादा स्टेबल है। पूरी पीरियोडिक टेबल जब आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ पे कुछ क्या आएंगे आपके पास, एक्सेप्शन भी आएंगे। तो एक्सेप्शन भी आएंगे, तो एक्सेप्शन में हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हाफ फील्ड वाला एक इलेक्ट्रॉन से बच रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या करेंगे, जैसे आपका क्रोमियम वगैरह के अंदर आएगा, कोबाल्ट और कॉपर के अंदर आएगा। ठीक है, वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आएंगे, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कि भाई वहाँ पर 4s को पहले भरा जाता है। ठीक है, पर 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एस के अंदर, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की जगह क्या करेंगे, डी के अंदर पूरे फुलफिल कराएंगे, उसके D10 कराएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर देंगे। तो हाफ फील्ड पहले इसको करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको हाफ फील्ड को सबसे ज़्यादा स्टेबल माना है, फिर फुल फील्ड को माना है, जैसे P3 पहले आएगा, फिर P6 आएगा, फिर D5 आएगा, फिर D10 आएगा, F7 आएगा, फिर F14 आएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आर मोस्ट स्टेबल, क्या हो जाएंगे, मोस्ट स्टेबल होगा प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसका रीजन क्या होता है, इसके बिहाइंड रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग होती है। शील्डिंग मतलब इनका प्रोटेक्शन जो होता है वो स्मॉल होती है। जब हम शील्डिंग इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का रूल पता पड़ेगा। लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, वहाँ पर लार्जर एक्सचेंज एनर्जी होगी, स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्शन एनर्जी, वहाँ पे क्या होगी, स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्शन एनर्जी होगी। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पेयर्ड हो जाएंगे तो वहाँ पर रिपल्शन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा इनके बारे में सोचना नहीं, जब चीज़ें और भी आएगी तो धीरे धीरे, अभी यार शील्डिंग आपने पढ़ी नहीं, शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लार्जर एक्सचेंज एनर्जी हो क्या होगी, लार्जर एक्सचेंज एनर्जी हो सकती है, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। ठीक है, और स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्शन एनर्जी होगी उसके अंदर। ठीक है, स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्शन एनर्जी की होगी, क्योंकि अगर हाफ फील्ड होगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपल्शन करते रहेंगे, तो उसको अगले वाले को लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर फुलफिल्ड होंगे तो वहाँ पर एक दूसरे से वो ऑलरेडी जो कोलम्बिक फोर्स रिपल्शन होगा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कारण क्या होगा, हंड्स रूल ने ये बताया था कि भैया हमें क्या करना है, आप इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे आपको बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई इलेक्ट्रॉन को जब फिल किया जाएगा, हमारे ऑर्बिटल्स को जब फिल किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल किया जाएगा ऑर्बिटल्स के अंदर, तो पहले तो हाफ फील्ड फिल किया जाएगा। ठीक है, हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है ये बोल सकते हैं, और जब फिल किया जाएगा पहले 1 2 3 करके फिल किया जाएगा, Px Py और Pz के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसके अंदर पेयरिंग होगी। ठीक है, उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन बनना है यहाँ पर, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बनेंगे, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन बनना है तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन बनना है तो उसको इस तरह से भरा जाएगा। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हाफ फील्ड सबसे ज़्यादा, हाफ फील्ड और
फुल फील्ड के अंदर स्टेबिलिटी देखें तो हाफ फील्ड फुल फील्ड की स्टेबिलिटी हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी फुल फील्ड से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी फुल फील्ड से, यहाँ आप ध्यान रखना। ओके, बस यही चीज़ें हैं कि हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन को नहीं बढ़ सकते, सिर्फ ये रीज़न है उससे हम बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा तीनों को तीनों रूल और क्वांटम नंबर्स यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस सेशन। आई होप यू आर एंजॉयड माई लेक्चर। और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे क्लास ओरिएंटेड नोट्स है, क्लास जो कोटा में फैकल्टीज़ हैं जो पढ़ाते हैं अच्छी अच्छी, उन्हीं से रिलेटेड फैकल्टीज़ की नोट्स हैं, ठीक है। मैं भी यहाँ पर सीखा हूँ उन्हीं से, ठीक है। तो आप जो कोटा का पूरा मटेरियल, पूरा स्वाद जो लेना चाहते हो वो सारे चीज़ स्वाद हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ओके, और आपको कुछ भी चीज़ लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आप अच्छा है तो मैं अपना एक टेलीग्राम का पेज है, टेलीग्राम का पेज भी बनाऊंगा, उसके अंदर क्वेश्चन डीपीपी वगैरह सब कुछ डालूंगा। ओके, तो मैं वो टेलीग्राम का पेज शेयर करूँगा। पहले इस लेक्चर को आप शेयर करिए जितने अपने दोस्तों में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।